ओ जी आ गए वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप लोगों का बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पे हम आपको बनाते हैं नेक्स्ट टॉपर। आप इतने टाइम से सफर पे जुड़े हुए हो, आपको नेक्स्ट टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं अपने सब्जेक्ट से तो तुम्हें प्यार करवा कर ही छोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा है हमेशा से। 80 में से 80 लाने बेटा, कोई आमगहरी बात नहीं है, अपन लाके रहेंगे, बस तुम जुड़े रहना। आज एक और ऐसा शानदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी ना इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांटा था। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज रेट में बांटा, जिसको हमने कवर कर लिया है, और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जहां पे आप एक करेंसी को एक्सचेंज करते हो किसी और करेंसी से कुछ एक रेट पे। जैसे कि $1 को मुझे $1 कमाने के लिए कितना रुपए एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं 80 रुपए देने पड़ते तब मुझे $1 मिलता है ना। तो इस एक्सचेंज का एक रेट होता है कि 80 रुपए इज इक्वल्स टू $1। ये हमने तक सीखा एक्सचेंज रेट। अब कैसे अलग अलग देश, अलग अलग गवर्नमेंट्स कैसे सिस्टम्स को फॉलो करती है, वो अपन ने पिछले सब्जेक्ट में या पिछले चैप्टर में अपन ने समझा। अब इसका दूसरा पार्ट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर। अब देखो ना, ये एक्सचेंज रेट इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन किस पर्सपेक्टिव के लिए हुआ? हमने कुछ सामान बेचा होगा, हमने कुछ सामान बाहर से खरीदा होगा, तो हमने पेमेंट करी होगी ना, हाँ या ना। तो ये पेमेंट का एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करना जहां पे आपके देश में कितना पैसा बाहर से आया और कितना पैसा बाहर को चला गया, उसको प्रेजेंट करके दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हो। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? ये बेटा एक ऐसा खाता है, ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो बताता है आपके देश में बाहर का कितना पैसा आया और आपके पास कितना पैसा चला गया, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। चलो जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि क्या बताता है, प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिकली बताएगा क्या क्या खर्चे हुए और क्या क्या पैसा आया। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बताता है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है सारे वो ट्रांजैक्शंस जो कि किसी प्रॉफिट मोटिव या लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की गए हों। जैसे कि आपने कुछ इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया पैसा कमाने के लिए, इस चीज को कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा, प्रॉफिट मोटिव होना, ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव होना। बिटवीन इट्स किसके बीच में करेंगे? अब हमारे कुछ रेसिडेंट्स के बीच में करेंगे, एंड कौन? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में करेंगे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा कब चालू होता है बेटा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में हम इंडिया से दूसरे देश में कितने सामान को बेच रहे हैं और कितना सामान खरीद रहे हैं, कितने का पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, उसको बताने के लिए एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाया जाता है। यह हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत की परेशानी सो फार? अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर हमारे पास मेजरली 4 चीजें आती हैं। 4 तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से? 4 तरह के। जैसे कि सबसे पहले विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब फिजिकल आइटम्स। विजिबल मतलब जिसको देख सकते हो, और देख किसको सकते हो? किसी फिजिकल गुड को देख सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जिसको, जैसे कि ये पानी की बोतल है, मैं देख सकता हूं इसको, हाँ या ना। जैसे कि मैं बोल सकता हूं ये मेरा फोन है, मैं इस फोन को देख सकता हूं, है ना। मैं ये रिमोट, एसी का रिमोट है, इसको मैं देख सकता हूं, मैं इसका टेम्परेचर भी बड़ा कम कर सकता हूं, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया बेटा? एक तरह का विजिबल आइटम हो गया, फिजिकल गुड हो गया। इनविजिबल क्या होता है? इनविजिबल गुड क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने या किसी एक व्यक्ति ने, मान लो कोई इंडिया के अंदर एक व्यक्ति है, उसको न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत पड़ रही है। मैंने सोचा यार कि मैं अपनी हेल्थ को और इंप्रूव करता हूं, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हायर करता हूं। अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट मेरे को यूएस में मिल रहा है, तो यूएस में मैंने उसको पैसा पे किया, और बदले में मैंने उसको बोला यार तुम मुझे ऑनलाइन बता दो कि मेरी डाइट के हिसाब से मुझे क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, जिससे कि मैं और इंप्रूव करूं अपनी हेल्थ को। अच्छी तो है ही भगवान की दया से, और इंप्रूव करूं इसको मैं कैसे करूं? तो उस हिसाब से उसने मुझे ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे दी। कोई फिजिकल सामान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपनी राय दे दी, सिर्फ अपना नॉलेज दे दिया, कंसल्टेंसी दे दी। इसको कहते हैं इनविजिबल आइटम या फिर सर्विसेज। सर्विसेज कभी भी आप इसको छू नहीं सकते, पर इसको फील कर सकते हो, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसे हम इनविजिबल आइटम कहते हैं। क्लियर? फिर आता है, जैसे कि देखो ना, ये हो गया ना विजिबल आइटम, पेट्रोल हो गया। इनविजिबल आइटम आपका डॉक्टर की कंसल्टेंसी हो गई, ये आप कह सकते हो। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से बता सकता हूं, इनविजिबल आइटम। जैसे कि तुमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया,
तुम्हें नेटफ्लिक्स नहीं मिलता, उसका एक्सेस मिलता है कि तुम सर्विस यूज कर सकते हो उसकी। समझ आया? कुछ सामान नहीं आया लेकिन उसको तुम फील कर सकते हो कि हाँ तुम पिक्चर देख पा रहे हो। क्लियर है? यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस मतलब वन साइडेड ट्रांजैक्शन, वो एक तरफा प्यार होता है ना, उसके जैसे कि भैया मैं करता हूं, मेरे साथ 19 लोग क्लास में 20 लोग हैं, उसमें से 19 को पता है कि मुझे वो पसंद है, लेकिन वो 20वीं को नहीं पता कि मैं पसंद हूं, मुझे वो पसंद है ना। ये क्या होता है? यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड। वन साइडेड मतलब एक तरफ से। अब जैसे एक तरफ से क्या होता है, कई बार हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े लोग बाहर जाते हैं और बाहर के लोग उनको कुछ तोहफा दे देते हैं, है ना। और कई बार बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं तो हम उनको कुछ तोहफे देते हैं। तो तोहफा क्या होता है? एक तरह का वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ? यूनिलैटरल मतलब एक तरफ से आपको गिफ्ट आ गया या आपने कुछ गिफ्ट बाहर वाले को दे दिया, इसे हम यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने पास कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर्स ऐसे ट्रांसफर्स जो कि या तो किसी लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या किसी कैपिटल के, जैसे मान लो कोई एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसे हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है ना, मैं तुम्हें अकाउंट दिखाऊंगा कैसा दिखता है, हम कैसे इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके अंदर ना ये अकाउंट ना दो हिस्सों में बटा होता है। कौन से हिस्सों में? एक होता है, ये तीन हिस्से आते हैं, मतलब ये तीन हिस्से, एक पार्ट है पार्ट वन, ये पार्ट वन होता है। ठीक है, ये अकेला सॉरी ये नहीं, नीचे वाला, ये देखो ये तीनों ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? पार्ट वन है। ये इकलौता जो है पार्ट टू होता है। ये क्या होता है? पार्ट टू होता है, ये जो कि कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना क्या होता है। करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ बीपीओ मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट विच रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करता है करंट अकाउंट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, जो भी विजिबल आइटम होते हैं उसका इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के जो पेमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज को रिकॉर्ड करता है, जो मैंने भी बोला आपको। ये देखो ना, विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम दोनों दिख गए, विजिबल और इनविजिबल। एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी क्या करता है? ये इंक्लूड करता है। देखो यहां पे मैंने तुम्हें दिखाया था, हाँ या ना, ये देखो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो मैंने बोला था तीनों को मिला के क्या बनता है? पार्ट वन बनता है, जिसको अपन करंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है बेटा, बचा हुआ जो है कैपिटल, कैपिटल अच्छा ये इन्वेस्टमेंट इनकम्स क्या होती है ये मैं समझाऊंगा अकाउंट के अंदर ही तुम्हें। क्लियर? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं सच एज लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉजेज अ चेंज in the assets and liability status of a resident of a domestic country or its government. It includes borrowings, lending, investment, changes in what? Changes in, अरे यार ये पता है किसी ने मस्ती करी मेरे साथ, ये देखो ये मिटा के चला गया, देखो क्या कवर करके चला गया, देखो ये मस्ती हुई मेरे साथ। अब देखो ये गायब हुआ था ना, मैं वापस लिया है तुम्हें चमत्कार से। ये कोई बदमाशी कर रहा था कैमरामैन, मैं इसकी वाट लगाऊंगा, देखना कल तुम। तो चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर कोई चेंज आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो उसको भी रिकॉर्ड करता है। सारे कैपिटल अकाउंट की चीजें होती है, ध्यान से समझना बेटा। जिससे भी आपकी लाइबिलिटीज या एसेट पे चेंज आए उसको आप कैपिटल अकाउंट की चीजें कहते हो। जो भी करंट अकाउंट है जिससे एसेट और लाइबिलिटी में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, वो करंट अकाउंट की चीजें हैं। इसको मैं और बेहतर तरीके से तुम्हें समझा सकता हूं एक अकाउंट बना के, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बना के। रेडी हो? करें आगे, चालू करें। चलो जी, सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इधर लिख देता हूं मैं कैपिटल अकाउंट, ये देखो इधर लिख देता हूं एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी इधर ही है ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा ही है, इसको अपन बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा ये डबल एंट्री अकाउंट है, डबल एंट्री सिस्टम है ये। ठीक है, डबल एंट्री कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट वाली। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, हम जब कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं, कोई भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? पैसा बाहर जाता है ना, तो इसको क्या कह सकता हूं मैं? आउटफ्लो। क्या कह सकता हूं? आउटफ्लो ऑफ मनी। क्या हो रहा है इसका? पैसा बाहर जा रहा है। क्रेडिट मतलब क्या है? इनफ्लो, पैसा अंदर आ रहा है। ठीक है, अब मैं जब एक्सपोर्ट करता हूं तो पैसा मुझे मिलता है, और जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो पेमेंट मैं किसी को करता हूं। समझ आया? तो ये क्या हो गया? ये दोनों मिलाकर जो होता है ना, ये विजिबल आइटम होते हैं। क्या होते हैं ये? विजिबल आइटम्स। क्या होते हैं बेटा? विजिबल आइटम्स, जो मैंने अभी दिखाया था ना तुमको। कौन से? ये देखो यहां पे, ये विजिबल आइटम होते हैं ना, वही। अब ध्यान से देखो,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है, विजिबल है, गुड्स क्या है, विजिबल है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है किसका, विजिबल आइटम्स का। क्लियर। अब तुम दूसरी पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, अच्छा इसके अंदर एक और चीज ध्यान देख लो, इसको ही आप बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हो। क्या कहते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट को जब तुम माइनस करते हो किससे, इंपोर्ट से, इसी के बैलेंस को क्या कहते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि ट्रेड के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कितना बैलेंस आया, इंपोर्ट ज्यादा हुए कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, क्या निकल के आया निष्कर्ष, बैलेंस क्या है, उसे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हो। जैसे कि मान लो एक्सपोर्ट्स थे तुम्हारे 100 और इंपोर्ट्स थे तुम्हारे 80, तो तुम्हारा क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड तुम्हारा आया 20। कितना आया, सरप्लस तुम्हारा 20 आ गया, सरप्लस 20 आ गया। ठीक है, यहीं पे 100 होता तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता, मतलब कोई भी कुछ भी चीजें नहीं बची, जीरो हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। या फिर मान लो 80 और 100 होता तो डेफिसिट में आ जाता, मतलब तुम्हारे खर्चे ज्यादा हो गए और पैसा कम कमा पाए। ठीक है बेटा, समझ आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे तुम शायद समझ सको। क्लियर है बेटा, इसे अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। क्लियर। चलो अब ध्यान से देखना, आगे की बात करते हैं। अब आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज जब आ जाए ना बेटा, क्या आ जाए, सर्विसेज जब आ जाए तो इसको समझ लेना, ये इनविजिबल आइटम है। क्या है, इनविजिबल आइटम्स है, मतलब इनको छू नहीं सकते। ये क्या है, इनको छू नहीं सकते। ये देखो यहां पे बोला था ना इनविजिबल आइटम्स, ये क्या है, सर्विसेज लिखा हुआ है यहां पे। तो देखो क्या किया अपन ने, इसका सर्विसेज का इंपोर्ट, मतलब कोई सर्विसेज हमने बाहर से ले ली, जैसे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले ली हमने, बदले में पैसे दिए होंगे, पैसा बाहर चला गया, आउटफ्लो हो गया, हमने सर्विसेज दी बाहर के लोगों को, बाहर से पैसा आया, इनफ्लो हो गया। समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ध्यान से देखो, अब होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर। अब क्या हुआ देखो ध्यान से, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, अब्रॉड में तुमने यूनिलैटरल ट्रांसफर कर दिया, तुमने कुछ भेज दिया सामान, अगर तुमने कोई गिफ्ट दिया मतलब तुम्हारा खर्चा हो गया। क्या हो गया, तुम्हारा खर्चा हो गया। इंडिया से किसी ने सामने बाहर किसी को पेमेंट कर दी, किसी को घर वालों को पैसे भेजवा दिए, या कोई मान लो ऐसी पेमेंट कर दी, गिफ्ट दे दिया। जैसे इंडिया में बाहर के प्रधानमंत्री आए, फ्रांस के प्रधानमंत्री आए, और या डोनाल्ड ट्रंप आ गए, यूएस के प्रेसिडेंट आ गए, उनको हमने कुछ गिफ्ट में दे दिया, तो ये क्या हुआ, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया टू अब्रॉड। अब्रॉड में हमने गिफ्ट दे दिया, मतलब पैसा चला गया, पैसा चला गया, डेबिट साइड आएगा, आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया। ठीक है, यहां पे देखो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गए यूएस, और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको एक तोहफा दे दिया, मतलब यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से गिफ्ट मिल गया, अब्रॉड से पैसा आ गया, ये होता है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांसफर होते हैं, ये आते हैं सब करंट अकाउंट के अंदर, ये सब करंट अकाउंट की नेचर की चीजें। ठीक है बेटा, अब एक और बात समझो, अभी मैंने बोला था ना तुमको, एक चीज बोली थी मैंने तुमको, ये इन्वेस्टमेंट इनकम्स बता रहा हूं, इनकम क्या है ध्यान से देखना। अब तुमने कुछ, तुम बाहर से कोई, मतलब तुम बाहर रह रहे थे या तुम्हारा बाहर कहीं ऑफिस था, तो तुमने ना कुछ रेंट पे किया, कुछ ब्याज पे किया, बाहर से तुमने लोन उठा रखा था, तुम्हें बाहर लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, बाहर तुम्हारा कोई ऑफिस था या कोई जैसी चीज थी जिसका तुम रेंट पे करते हो, तो तुम्हें जब रेंट पे करना पड़ रहा है, इंडिया में किसी व्यक्ति को बैठे बैठे बाहर अब्रॉड में किसी को रेंट देना पड़ रहा है या किसी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कोई लोन उसने बाहर से लिया हुआ है, तो मतलब आउटफ्लो हो गया, पैसा चला गया, हाँ या ना, पैसा चला गया, क्योंकि रेंट पे करना पड़ा इंडियन आदमी को बाहर, तो पैसा चला गया, मतलब आउटफ्लो हो गया, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन का बंदा आया, फॉरेन के बंदे ने में इंडिया में ऑफिस खोला था, और ऑफिस मेरी बिल्डिंग में खोला था, मेरी दुकान के अंदर, तो वो मुझे रेंट पे कर रहा है। फॉरेन का व्यक्ति है, उसने मेरी शॉप पर एक अपना काम ऑफिस डाला है और वो मुझे रेंट पे करता है, मतलब बाहर से मुझे रेंट पे करने को मिल रहा है, या रेंट का मेरे को अमाउंट मिल रहा है, या फिर लोन का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, मैंने उसको लोन दिया था, बदले मुझे इंटरेस्ट चुका रहा है, डॉलर्स में मेरे पास पेमेंट आ रही है। क्या हुआ, रिसीव कर लिया पैसा, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। समझ आया। अब तुम एक चीज समझना, ये जो पूरे अपन ने पॉइंट्स पढ़े ना, ये जो लाइन मैंने बताई है, ये लाइन पूरी पता है क्या है, ये करंट अकाउंट है, ये पता है क्या है, ये करंट अकाउंट है, यही करंट अकाउंट है। ये जो सारे ट्रांजैक्शन इस लाइन के ऊपर है ना, ये सारे करंट अकाउंट है। ये देखो अपन यहां बात कर रहे थे, ये देखो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और इनकम्स। ये देखो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और आपकी इनकम्स, ये यहां पे है,
ये सब करंट अकाउंट है। बचा हुआ क्या है? बचा हुआ देखो अब क्या होता है, इनका कुछ बैलेंस होता है ना, इनके कुछ बैलेंस होते हैं, करंट अकाउंट का भी बैलेंस निकाला जा सकता है। अब कैपिटल अकाउंट की चीजें क्या होती हैं? जो नीचे बचा हुआ पार्ट है ना, ये क्या है? कैपिटल अकाउंट है। नीचे बचा पार्ट जो है ना, वो क्या है? कैपिटल अकाउंट की चीजें। अब ध्यान से देखो, कैपिटल नेचर की चीजें क्या है? या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा, ऐसा कुछ चीज हो सकती है। अब जैसे लेंडिंग टू अब्रॉड, अब्रॉड में लोन दे दिया, क्या दे दिया? लेंडिंग टू अब्रॉड, अब्रॉड में लोन दे दिया, अब्रॉड में पैसा दे दिया, लोन दे दिया, मतलब पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया। देखो क्या आ गया? लेंडिंग टू अब्रॉड। अब्रॉड से लोन ले लिया, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरो कर लिया बाहर के लोगों से, क्या हुआ? बोरो कर लिया बाहर के लोगों से, क्या हुआ बेटा? देखो पैसा आ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, हाँ या ना? तो कैपिटल नेचर की हो गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, यस और नो? लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा मांगा, उधार मांगा है बाहर के लोगों से, तो पैसा आया तो इनफ्लो हुआ, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई। समझ आया? अब देखो इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, इंडियन ताज होटल ने या टाटा ने बाहर जाकर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाहर जाकर अपना होटल खोल लिया, बाहर जाकर अपनी फैक्ट्री खोली, बाहर जाकर अपनी गाड़ियां बेचने लग गए, तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया बाहर अब्रॉड में, मतलब देश का पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी और देश में, जाके अपनी फैक्ट्री खोल ली, मतलब इंडियन पैसा जो है आपने बाहर दे दिया। क्या हुआ? देखो आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया, इन्वेस्ट कर दिया इंडियन कंपनी ने बाहर किसी अब्रॉड देश के अंदर। उसी प्रकार मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया, मैकडॉनल्ड्स ने यूएस बेस्ड, अगर मान लो मैकडॉनल्ड्स यूएस का है, या अमेजॉन ले लो, चलो अमेजॉन यूएस का है, अमेजॉन इंडिया में आया। अमेजॉन ने जब ऑफिस खोला होगा तो पैसा कहां से लाया होगा? यूएस से ही लाया होगा। तो मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, पैसा आया ना, इनफ्लो हुआ ना, यही होता है हमारा कैपिटल अकाउंट का एक नेचर, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, मतलब एसेट बढ़ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखो, ये चार्ट अगर तुमने कर लिया ना, तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें इससे आगे जाने की बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही चार्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं हर चीज क्लियर है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, फिर कोई आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है, अब एक प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। प्रॉब्लम क्या होती है? जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, जब मैं सारे पैसे जो जितने आए उनको कैलकुलेट कर लूं, और सारे पैसे जितने बाहर चले गए उनको कैलकुलेट कर लूं, उनमें अगर कोई डिफरेंस आता है ना, तो मुझे एक रिजर्व से या तो पैसा विड्रॉ करना पड़ता है या डिपॉजिट करना पड़ता है। सर कैसे? समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, मान लो मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे पास पैसा आया, ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूं इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, एकदम फुल फोकस होकर सुनना, तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा अगर तुमने अकाउंट बनाना सीख लिया और तुम्हें समझ आ गया कंसेप्चुअली। मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें बस फुल फोकस रखना है। ध्यान से देखो, ये सारा हिस्सा वो है जहां से बाहर से पेमेंट आई है मेरे को, मतलब मेरे पास पैसा आया है। ये सारा वो हिस्सा है जहां पे मेरा पैसा गया है। अब ध्यान से देखना, क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स में मान लो मेरे पास बाहर से $500 आया। कितना आया? $500 मेरे को बाहर से आया। कितना आया? $500 मेरे को बाहर से मिला, और मैंने पेमेंट कितने की करी? $700 की। कितने की करी? $700 की। सर आपने कमाया 500 और पे किया $700, ये $200 कहां से आए? कैसे आए पता है? ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन, इसके नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला, ये देखो, विथड्रॉल टू फॉरेन रिजर्व। अब क्या होता है, आरबीआई के पास ना एक अपना पिगी बैंक होता है, आरबीआई के पास अपना एक लॉकर होता है, उस लॉकर में वो कुछ रिजर्व रखता है, कुछ डॉलर्स, कुछ येन्स, कुछ बाहर की करेंसी के कुछ नोट रखता है रिजर्व बना के, कि कल को अगर जरूरत पड़ जाए, कि ये देखो जरूरत कैसी पड़ेगी, ज्यादा खर्चे हो जाए और कमा ना पाए इतने, तो क्या करेंगे, इससे निकालकर पैसा दे देंगे। देखो अब क्या हो रहा है, $200 कम पड़ रहे हैं, तो क्या करोगे, आरबीआई के फॉरेन रिजर्व से कुछ पैसा विड्रॉ कर लोगे। क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे। कितने विड्रॉ करोगे, $200 विड्रॉ कर लोगे। क्यों, क्योंकि आपको बैलेंस ऑफ अकाउंट को बैलेंस करना है। समझ आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो तुमने क्या किया, $200 निकाल लिए रिजर्व से आरबीआई के, और तुमने ये बैलेंस कर दिया चीजों को। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, समझ आ गया, कोई परेशानी नहीं ना, इजी है बहुत चीजें, क्लियर। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या करना है, अब अगर मान लो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। डिफरेंट कैसे सर, मान लो सिनेरियो उल्टा कर देता हूं, तुमने $700 कमा लिए और तुमने खर्चा सिर्फ $500 किया, मतलब $200 तुम्हारे पास बच गए।
क्या हो गया, $200 तुम्हारे पास बच गए, तुमने $200 ज्यादा कमा लिए। अब क्या करें इसका, कहां रखें इस $200 को? इस $200 को क्या करना है तुम्हें, ऐड कर देना है आरबीआई के रिजर्व्स में, जिससे पैसा निकाला था ना, जब कम पड़े थे तो पैसा निकाला था, अब ज्यादा गए तो डाल देना उसी में। समझ आ गया? क्या करोगे, $200 डाल दो। समझ आ गया? आप उस रिजर्व को भर दोगे अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो, और अगर कम पड़ रहा है तो आप आरबीआई से रिजर्व से, फॉरेन रिजर्व से आप निकालकर पेमेंट कर सकते हो। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस तरीके से, इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को इस तरीके से बैलेंस करते हो। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? बस यही समझना था, बस यही समझना था, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जितने भी, ये एडिशन टू या विड्रॉल वाली जो बातें ना, इससे जितने भी ऊपर की बातें हैं वो सारी ऑटोनॉमस आइटम्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स। ऐसे आइटम्स जो कि करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के होते हैं, और ऐसे आइटम्स जिनको इकोनॉमिक मोटिव के लिए किया जाता है। ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं, पैसा बनाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं। मतलब इस लाइन से ऊपर वाले, इसलिए इसको अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबव द लाइन आइटम, अबव द लाइन आइटम। ये क्या होते हैं? ऊपर वाले क्या होते हैं? ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस आइटम्स। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इससे नीचे वाले क्या होते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स। सर ये क्या होते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है इसको बैलेंस करने के लिए करे जाते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए ये वाला जो अकोमोडेटिंग आइटम है ना, ये ऐसा आइटम है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इसीलिए हमारे जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। समझ आया? देखो अब ध्यान से देख लो एक बार। सबसे पहले तो एक बार ये देख लो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फिर मैं अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस अच्छे से और समझा देता हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड तुम्हें पता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज। सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। यहां देखो, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, only the visible items, not the invisible items, only visible for the economic transaction are termed as balance of trade। देखो क्या लिखा हुआ है, balance of trade equal to export minus import of goods। मैंने अभी बताया था आपको पूरा, मैंने क्या बोला था, अगर वो तुम्हें अकाउंट आ गया तो तुम्हें बाकी सब चीजें आ गई, तुम्हें आगे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस क्लैरिफाई करने की जरूरत है फिर कि जो पढ़ा था वही वो बताया कि नहीं बताया, बस इसी चीज को क्लैरिफाई करने की जरूरत है। वो इतना सा पार्ट अगर तुमने अकाउंट समझ लिया ना, बस तुम्हारा गेम खत्म है, उधर ही सब आ गया तुम्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ध्यान से देखो अब दूसरी बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर की कोई भी चीजें या इनविजिबल आइटम जैसे कि सर्विसेज, ये बिल्कुल भी नहीं आती, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर पार्ट है ही नहीं होता। सिर्फ क्या है, गुड्स जो कि विजिबली देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बताता है, उसे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हो। ठीक है बेटा, अब तुम देखो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम क्या है, ध्यान से देखना। ऑटोनॉमस आइटम्स ऑल्सो टर्म्ड एज अबव द लाइन आइटम। क्या बोला था मैंने इधर, अभी क्या लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अबव द लाइन आइटम, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स। इसके नीचे जो है अकोमोडेटिंग आइटम, इसको इसलिए बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम। आई नो थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, बट जगह नहीं है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसलिए इसको बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं, किसको, अकोमोडेटिंग आइटम्स को। ध्यान से देखो, autonomous items also termed as above the line item are those items which relate to transactions which are done by one side consideration of profit, कि प्रॉफिट मोटिव के लिए जो करे जाते हैं, मैंने बोला था आपको जो इकोनॉमिक मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वही ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं जो इकोनॉमिक मोटिव के लिए करे जाएं, जैसे कि इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, गुड्स या सर्विस का, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, लैंडिंग, बोरोइंग, ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्या है, ये ऑटोनॉमस आइटम्स के पार्ट है। ठीक है, हेंस these transactions have nothing to do with the state of BOP। BOP का क्या हाल है उससे इसको फर्क पड़ता ही नहीं है।
बीओपी के क्या हाल है, पैसा आ रहा है जा रहा है, उससे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को या ऑटोनॉमस आइटम्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई रिलेशन ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो गया या कैपिटल गुड्स हो गए, ऐसी कुछ चीजों को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स का पार्ट बोल सकते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम क्या है, ध्यान से देखो, अकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम है जो कि बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको लिखाया यहां पे, ये देखो बिलो द लाइन आइटम, लाइन के नीचे जो आ रहा है वो बिलो द लाइन आइटम है। कैसे ट्रांजैक्शन है कि फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाल लिया या फॉरेन रिजर्व में पैसा डाल दिया, ये क्या हो रहा है, देखो यहां पे देखना आप ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, आर दोज आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट, बट प्रॉफिट करने के लिए नहीं किया जा रहा है। अब बेटा आरबीआई से पैसा निकाल रहे हो फॉरेन रिजर्व से, वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो क्या, नहीं भैया, कम पड़ गए इसलिए निकाले थे, ज्यादा आ गए तो वापस डाल देंगे, तो प्रॉफिट मोटिव है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बट क्या, टू रिस्टोर आइडेंटिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी को रिस्टोर करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको बैलेंस करने के लिए कि भैया पैसे कम पड़ गए तो चुकाना पड़ेगा, ज्यादा आ गए तो रखवाने पड़ेंगे, ऐसी आइडेंटिटी को रिस्टोर करने के लिए ये अकोमोडेटिंग आइटम्स लाए जाते हैं। एग्जांपल, टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या बोल रहे हैं, दैट इज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए ट्रांजैक्शन इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बैलेंस करोगे, पैसा कम पड़ गया तो आरबीआई से निकालना पड़ेगा ना फॉरेन रिजर्व से, और ज्यादा पड़ गया तो डालना पड़ेगा, ये बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है, ये आइटम सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है। एग्जांपल, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रहा है अगर आपने ज्यादा खर्चे कर दिए और कम पाए तो, ठीक है बेटा। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी क्या है कि देखो कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड करो, ऑल्सो ऑफिशियल रिजर्व, जो आपने पैसा निकाला या पैसा रख दिया उसको भी ऐड कर दो, उसका टोटल क्या आना चाहिए, 0। यह आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का आइडेंटिटी है। कम पड़ा तो अपन ने डाल दिया, ज्यादा पड़ा तो निकाल लिया, 0 आना चाहिए बैलेंस इसका, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अपने पास आता है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर ये डिसइक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल नहीं होता, या तो पैसा ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, balance of payment is said to be in a state of disequilibrium when there is either surplus or deficit in balance of payment। या तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज्यादा पैसा कमा लिया या ज्यादा खर्चा कर दिए, बराबर नहीं है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस क्या होता है। सिंपल है यार, सरप्लस, ज्यादा पैसा कमा लिया और खर्चे कम किए, 100 रुपए कमाए, 80 रुपए की पेमेंट कर दी, 20 रुपए कमा लिए, ये क्या है, सरप्लस है। ध्यान से देखो, when the receipts of a country on an account of autonomous transactions exceed, receipt मतलब पैसा आया, जब ये exceed करेगा the payments of country on account of autonomous transaction, किससे, पेमेंट से, मतलब रिसीट ज्यादा है पेमेंट से, तो क्या बोलोगे, ऐसे डिफरेंस को बोलते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव इनफ्लो हुआ आपके पास 100 रुपए का, आउटफ्लो हो गया, खर्चे कर दिया आपने 80 रुपए के, तो आपने कितने रुपए बना लिए, +20 बना लिए, कितने, 20 रुपए बना लिए, ये क्या है, सरप्लस है, आपने 20 रुपए और बना लिए, क्या आपके पास आए 100 रुपए, गए 80 रुपए, तो बचे 20 रुपए, ये क्या है, सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है बेटा। सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस रिसीट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर ग्रेटर, आर मोर देन पेमेंट एंड अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तुमने जो पेमेंट करी उससे ज्यादा तुम्हारी इनकम थी या रिसीट थी, जो हमारे पास पैसा आया, इसका उल्टा कर दो तुम्हें डेफिसिट मिल जाएगा। क्या है, सिंपल है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जहां पे पेमेंट्स एक कंट्री की ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स एक्सीड देन द रिसीट, कि जहां पे तुम्हारे खर्चे ज्यादा हो गए रिसीट से। फॉर एग्जांपल, आउटफ्लो तुम्हारा क्या हुआ, आउटफ्लो तुम्हारा है 100 रुपए या $100 मान लो, और तुम्हारा जो इनफ्लो है, तुम्हारे पास पैसे आए वो मात्र $80 हैं, तो तुम्हें पता है मेरे पास -$20 हैं। क्या है, -$20 हैं, -$20, अरे कहां गया, -$20 है तुम्हारे पास, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा डेफिसिट है, कमी है, तुमने खर्चा ज्यादा कर दिया और कमाए कम, $20 कम कमाए, ये तुम्हारा डेफिसिट है। उसी चीज को बता रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मींस रिसीट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर लेस, रिसीट मतलब पैसा कम आया, किससे कम आया, पेमेंट से कम आया, उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कहते हो। क्लियर है बेटा, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो जी
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये कुछ पॉइंट आपके टॉपिक से हट चुका है, पर मैं एक जनरल सेंस में बता देता हूं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस जो होता है वो किस कंडीशंस में होता है, कौन सी चीजें कॉज करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज करती है, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की बात करो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपका जो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, डिस इक्विलिब्रियम जो है ये कॉज होगा। मतलब आपका अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो सरकार अच्छा परफॉर्म करेगी, हाँ या ना? और सरकार अच्छा परफॉर्म करेगी तो ज्यादा पैसे कमा पाओगे। लेकिन उसी जगह पे इसका ऑपोजिट कर दो, सारे पॉइंट सेम रहेंगे। अब डेफिसिट की बात कर रहे हैं, क्या होगा? पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जहां पे पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, सरकार ढंग से काम नहीं करेगी, वहां पे आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, कमा कम पाओगे। समझ आया? समझ आया? देखो क्या लिखा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहां पे पॉइंट है क्योंकि सरप्लस है ना, सरकार स्टेबल है, ठीक है, इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम है देश के अंदर, तो आप पैसा बना पा रहे हो, सरप्लस है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसा बना पा रहे हो, सारे बेनिफिट वाले पॉइंट दिख रहे हैं। जैसे ही आया आप डेफिसिट पे, खर्चा ज्यादा क्यों हो गया? इकोनॉमिक फैक्टर, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सोशल फैक्टर्स, खर्चे ज्यादा हो गए, हमारे देश की जो जनता है उनको ज्यादा पैसा बांटना पड़ रहा है क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ऐसे कई सारे खर्चों की वजह से, और पॉलिटिकली फैक्टर्स देखो तो कई सारी जगहों पे देश चलाने वाले जो लोग हैं, सरकार है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही, इनएफिशिएंट है, इनेबल है काम ढंग से चलाने के लिए। ऐसी कंडीशंस को बोला जा रहा है कि इस वजह से डेफिसिट हो जाता है, इस वजह से खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और कमा कम पाते हैं। ठीक है बेटा, चाहो तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है बेटा, यही आपका चैप्टर समाप्त होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो। वो अकाउंट जो है उसको अच्छे से याद कर लेना, आपको पूरा चैप्टर वही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के तहत प्रेस रिपोर्ट, रिपोर्ट ये कह रही है, आरबीआई ने बताया प्रेस रिपोर्ट पे कि डेट 29 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर 2022 को नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, अच्छा जो नेट है, मतलब जितना पैसा लिया और जितना पैसा दिया उसके बीच का एक नेट वैल्यू है ऑफ कमर्शियल बोरोइंग्स। अच्छा, बोरोइंग्स क्या होता है? उधार होता है। उधार मतलब कैपिटल अकाउंट की चीज है। क्या है? कैपिटल अकाउंट की चीज है। ठीक है, करंट की नहीं है। बोरोइंग्स किसमें आती है? कैपिटल में आती है, याद रखना। देखो मैं दिखा देता हूं तुमको, फिर से दिखा देता हूं। तो मैं बोल रहा हूं ना, हर एक चीज इसी के अंदर है। बोरोइंग्स कहां आती है? देखो बोरोइंग्स यहां पे, बोरोइंग्स यहां पे। ठीक है, नेट बोरोइंग्स बोल रहा है। ठीक है बेटा, आउटफ्लो कहां होता है? यहां होता है, डेबिट साइड पे। इनफ्लो का होता है क्रेडिट साइड पे होता है, ध्यान से रखना। अब देखो, देखो ये रहा इधर, हां, बोरोइंग्स हुई है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हुई है टू इंडिया, रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो। क्या? आउटफ्लो ऑफ यूएस 0.4 बिलियन द सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में 2022 और 2023 के बीच में आउटफ्लो हुआ है नेट बोरोइंग्स का। आउटफ्लो मतलब, अभी बोला मैंने, अभी बोला, आउटफ्लो मतलब डेबिट साइड। कहां? डेबिट साइड। अब देखो भैया, वापस आ जाओ, आंसर तुम्हारा यही आ गया। देखो अब बता रहा है बोरोइंग कैपिटल नेचर की है, आउटफ्लो तुम्हारा डेबिट साइड को बता रहा है। द अबव ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। करंट अकाउंट? नो, करंट अकाउंट नहीं होगा। करंट अकाउंट होगा क्या? नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट होगा? हाँ होगा। लेकिन क्रेडिट साइड, क्रेडिट तो इनफ्लो बताता है, हमें क्या बोला है? आउटफ्लो। डेबिट कौन सा साइड होगा? लो भैया, अपना आंसर सही है। समझ आया? इसी प्रकार अपन को चीजों को आंसर करना। मैंने बोला ना, वो अकाउंट तुमने प्रिपेयर कर लिया तो मैं हर चीज आ गई, तो मैं कोई देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी दिखने वाले, मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। ठीक है बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन तुम यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। और खूब ख्याल रखो अपना, खूब मेहनत करो, और इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100, इनफैक्ट 80 आउट ऑफ 80 आपको लाने ही है। कोई दूसरा उपाय नहीं है, नेक्स्ट टॉपर बन के दिखाना है। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ इसलिए जुड़े हो कि हम एक दूसरे का बेनिफिट करें, और मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं कि तुम लोग जिस दिन बोलो ना, सर आपने इतनी मेहनत करी, हमारा जो पूरा लक्ष्य था वो पूरा हो गया, आपके साथ जुड़ने का लक्ष्य पूरा हो गया, उस दिन मेरे को तृप्ति मिलेगी, उस दिन मेरे को सुकून मिलेगा। मैं फिर अगले साल चालू करूंगा वही सेम प्रोसेस, और लगातार इकोनॉमिक्स से तुम लोगों को प्यार कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।